brought to you by ITEL। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे मेल आए थे, कल भी शायद मैंने जिक्र किया था कि जबलपुर डबल मर्डर केस में क्या हुआ। तो जब तक कोई सही जानकारी नहीं आती मुझे लगा कि आप तक बताना नहीं है, लेकिन अब जो कुछ आ रहा है सामने उसने एक सवाल पैदा कर दिया है। सवाल ये कि जो दोनों जबलपुर डबल मर्डर के अक्यूज या आरोपी हैं, ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 साल। लड़की तो नाबालिग ही है, 19 से भी छोटी है। लेकिन पिछले 40 दिनों में इन्होंने जिस तरीके से पूरी पुलिस को घुमा रखा है वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और वो भी तब जब मोबाइल या फिर कभी कभी ATM, इन दोनों के ज़रिए इनका लोकेशन, इनका शहर पता चल जाता है। लेकिन फिर भी ये 40 दिनों में पकड़े नहीं जा रहे। क्यों, क्या वजह है? और ये 40 दिन ये छुपते कहाँ फिर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये सारे सवाल तो ही हैं जिनके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो बड़ी अजीब हुई है। कत्ल से एक महीने पहले की एक कहानी। तो बात कर रहे हैं आज कहानी में जबलपुर डबल मर्डर केस की। आपको याद होगा 15 मार्च की वो तारीख थी जब राजकुमार शर्मा और तनिष्क, ये राजकुमार रेलवे में अफसर थे और तनिष्क उनका छोटा सा बेटा, और घर में उनकी एक और बेटी रहती थी नाबालिग। राजकुमार की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और 15 मार्च की सुबह इस घर से 2 लाशें मिलती हैं, राजकुमार की और उनके नाबालिग बेटे की। और जो उनकी नाबालिग बेटी थी वो घर में थी नहीं, गायब। उसने उससे पहले कॉल किया अपने कज़न को और उसने कहा कि किसी ने घर में लूटपाट की और पापा और भाई को मार डाला है, और उसके बाद से वो गायब हो गई थी। इस तरीके से ये कत्ल का राज खुला। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद वो लड़की अपने घर से निकलती है। मतलब कत्ल जब हो गया और लाश घर में थी तब भी वो घर के अंदर थी। एक पड़ोसी का लड़का भी निकलता है स्कूटी पे और फिर उसके कुछ देर बाद वो निकलती है। और इसके बाद कई जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अलग अलग जगहों पे दोनों एक साथ नज़र आते हैं। तो फिर ये क्लियर होता है कि इस डबल मर्डर में खुद राजकुमार की अपनी बेटी और उनके पड़ोस में रहने वाला मुकुल नाम का लड़का शामिल है। फिर कहानी और खुलती है तो पता चलता है मुकुल और राजकुमार की बेटी दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। राजकुमार को ये बात पता चल गई और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जबलपुर से हटाकर अपने छोटे भाई के परिवार के पास भेज दिया था। लेकिन फिर बोर्ड का इम्तिहान आ गया और उस बोर्ड के इम्तिहान को दिलाने के लिए उन्हें अपनी बेटी को बुलाना पड़ा, और इसी दौरान में फिर ये कत्ल हो गया। तो ये दोनों कहाँ कहाँ अभी तक भाग रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया ये बताऊं उससे पहले एक खुलासा जो जबलपुर पुलिस ने किया है, और वो सारे मोबाइल और CCTV फुटेज के ज़रिए ये सारे खुलासा हुए और जो चैट्स हैं उनके ज़रिए हुआ। जब पहली बार राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेज दिया जबलपुर से, तो मुकुल को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके दोस्त जिससे प्यार करता है उसको उससे जुदा कर दिया गया। उधर राजकुमार की बेटी भी जब अपने चाचा के घर गई तो उसे भी लगा, उसे मालूम थी सच्चाई, तो उसे भी लगा कि उसे मुकुल से दूर कर दिया गया है। यहीं से एक बेटी को अपने बाप से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उधर मुकुल को गुस्सा था। अब ये दोनों कभी कभी फ़ोन पे बात किया करते, प्लानिंग करते। जब बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो मुकुल को मालूम था कि अब राजकुमार की बेटी एग्ज़ाम देने के लिए जबलपुर आएगी, क्योंकि उसका स्कूल वहीं था, रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ, सेंटर वहीं पढ़ना था। तो उसे डेट भी मालूम था क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका था। तो उसे पता था कि कितने से कितने दिन तक वो यहाँ आकर रहेगी। और उससे पहले उसने एक प्लान कर लिया। उसने एक रोज़ फ़ोन करके कहा कि देखो, तुम यहाँ एग्ज़ाम देने आओगी, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तुम्हें वापस तुम्हारे पापा भेज देंगे, फिर से हम दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ करते हैं कि एग्ज़ाम भी हो जाए और तुम एग्ज़ाम दे लो और फिर तुम वापस भी ना जाओ और हम दोनों के बीच में कोई रोकने वाला भी ना हो, मतलब हम दोनों को कोई जुदा करने वाला ना हो। तो उसने पूछा, ये बात व्हाट्सएप पे, मैसेज में और फ़ोन पे हो रही है, अलग अलग तारीखों पे।
तो पूछती है कि कितना मज़ा आ जाएगा अगर हमारे बीच में कोई दीवार ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, और मैं तुम्हारे पास ही रहूं, जबलपुर में, यहाँ ना हूं। तो इसका तरीका क्या है? तो कहते हैं कि काफ़ी सोचने के बाद मुकुल ने एक रोज़ अपनी दोस्त से ये साफ साफ कह दिया। उसने कहा, देखो मैंने बहुत कुछ सोचा और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है उस दीवार को गिरा देना, मतलब तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देना। जब तक पापा रहेंगे हम तुम मिल नहीं पाएंगे, और पापा ऐसे होने नहीं देंगे। तो कहते हैं जब उसने सुना तो उसने कोई विरोध नहीं किया, वो उसने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अब वो जब थी तो उसका सिर्फ एक था कि नहीं, हम दोनों को साथ रहना, आगे क्या है हमें कुछ मालूम नहीं। अब ये हुआ कि पापा को हटाना है रास्ते से, तो फिर एक भाई भी है, कल को फिर भाई के साथ भी यही सारी चीज़ होंगी, भाई भी रोके टोकेगा। तो ये कि दो ही लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे करीबी हैं, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारा बाप। तो अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो फिर कोई टोकने वाला नहीं, हमारी ज़िंदगी होगी, हम आज़ादी से जिएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। ये बात भी उसने अपनी उस फ्रेंड को बताई, और कमाल देखिए कि उसका दोस्त उसके बाप और उसके भाई के कत्ल की बात कर रहा है, और वो उधर से ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसा मत करो, कोई और रास्ता निकालते हैं, मनाएंगे पापा को, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है, कहती है ठीक है जो तुम्हें बेहतर लगे, हम दोनों को बस मिलना है। अब लड़के को मालूम था कि सहमति मिल चुकी है। इसके बाद उसने प्लान शुरू किया 1 महीने पहले। उसने कहा कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें उसने सबसे पहले एक हथियार लिया, और वो भी सब ऑनलाइन। वो लड़का साउथ इंडियन फिल्में इतना देखता था, मैंने आपको पहले कहानी में इसका जिक्र किया है। तो उसे मालूम था कि कैसे कैसे बचना है। बेसिक चीज़ें, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी केस में किसी को आसानी से फंसा देती हैं। तो इस दौरान में वो साउथ इंडियन इतनी फिल्में देख चुका था कि उसके दिमाग में बस यही सारे चल रहे थे कि कैसे क्राइम करना और कैसे बचना है, दोनों उसके एस्पेक्ट। तो उसने सबसे पहले कहा कि अब मारने के लिए क्या चाहिए, तो चॉपर चाहिए। तो उसने सर्च किया और उसको बाद उसे लगा कि अगर जाकर जबलपुर की किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले से ख़रीदेंगे तो पक्का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाऊंगा, और दूसरा कल को वो दुकानदार बता देगा ये चॉपर खरीद कर गया, तो हथियार खरीद कर ले जा रहा हूँ तो पकड़ा जाऊँगा। तो उसने दिमाग लगाया, ये भी साउथ इंडियन फिल्म से। उसने ऑनलाइन सर्च किया, चॉपर मिल गया, उसने 2 चॉपर के ऑर्डर दिए। ये सब मर्डर से 1 महीने पहले, ये नहीं अभी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने 2 चॉपर का ऑर्डर दिया, एड्रेस अपना नहीं दिया। जो रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन के बराबर में उसका एक जानने वाला था, उसने उस घर का एड्रेस दिया। अब जब डिलीवर होता है तो उससे पहले फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है। तो जो डिलीवर का टाइम और डेट था, क्योंकि टाइमिंग भी देते हैं कि 6 to 8 या बिटवीन 4 to 6 डिलीवरी टाइम, तो जिस दिन तारीख और टाइम होता वो अपने उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा हो जाता, और जैसे ही कोरियर बॉय आया था डिलीवरी के लिए, वो उससे घर के बाहर ही ले लेता। उसको ये भी नहीं पता चलता कि यही घर है, क्योंकि उसके पास डिटेल होता। तो इसी तरीके से उसने छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई। उसके बाद अपने जो घर का गैराज है वहाँ रखना शुरू किया, और सुबह से रात तक पूरे इलाके की रेकी करता रहा। उसे ये भी पता था, पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो कैमरे को नहीं हटा सकता था, क्योंकि कैमरे की ऊंचाई थी, फिर दिन भर कोई ना कोई लोग टहलते घूमते। तो उसकी कोशिश है, उसका शुरू में तो ये प्लान था कि जो कॉलोनी के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उसको गायब कर दो, लेकिन वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई, तो इसलिए कैमरा उससे छूता रह गया। बट उसे पता था कि ये कैमरे के थ्रू वो ज़रूर खुलासा होगा, और इसीलिए उसने फिर भी इतनी एहतियात बरती कि जब कॉलोनी से वो निकल रहा था कत्ल के बाद, तो वो और वो लड़की एक साथ नहीं निकले, बट जबकि वो निकल गया तो 5 मिनट के बाद वो लड़की पीछे आई, ताकि कैमरे में भी कैद हों तो लगे लोगों को कि दोनों अलग अलग 2 इंसान जा रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों एक साथ पकड़े गए, उसके बाद फिर आगे पकड़े गए तो खुलासा हुआ। तो खैर पूरी प्लानिंग की, फिर कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद दोनों भागे। भागने की प्लानिंग भी पहले से थी। इन्हें यह मालूम था बेसिक कि जब भागेंगे तो फिर अपने फैमिली, क्योंकि तब तक तो खुलासा हो चुका होगा कि 2-2 कत्ल करके भाग रहे हैं, दोनों के रिश्ते का भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि
राजकुमार के भाई भी बता देंगे कि वो यहाँ पे घर पे क्यों भेजा था उन्होंने, इस लड़के के साथ जो उसके रिलेशन थे उसके बारे में जानकारी थी, तो ये रिश्ता खुल जाएगा, तो फिर दोनों की भी तलाशी होगी। तो इसीलिए उन्होंने भागने की जो प्लानिंग पहले से की और रूट भी पहले से तैयार किया, रूट की कहाँ कहाँ भागना है, किन किन इलाकों में नहीं जाना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो भागेंगे तो एक लंबा वक्त, इनको इतना भरोसा था कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी कि इन्होंने लंबी प्लानिंग की। लड़के ने अपना एक उसका क्रेडिट कार्ड था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे ज़्यादा, वो अपने साथ उसने रखा, कुछ उसने पैसे जोड़ के अपने पास रखे घर में पहले से ही कि ये भागने के काम आएंगे। इसके बाद ये सारा जब हो गया तो अब उसने लड़की से कहा कि तुम भी इंतज़ाम करो। लड़की ने अपने माँ के सारे जेवर, चूँकि माँ की मौत साल भर पहले हुई थी, घर में रखा हुआ था, माँ यही सोच कर रखा हुआ था कि कल को उसकी शादी होगी तो माँ के जेवर सब उसी को दे देंगे। तो उसने जेवर इकट्ठे कर लिए। उसने कत्ल के बाद अपने फादर का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसको रख लिया, और सबसे पहला काम यही किया था कि ये लोग भागने के बाद, इससे पहले कि इन्हें लगे कि पहले पुलिस पकड़ेगी, कुछ पैसे निकाल लिए, जो बाकी घर में कैश था वो रख लिए। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास थे, सब कुछ। उसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं और फिर पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, जो अब तक के अलग अलग शहरों के सीसीटीवी, करीब आधा दर्जन स्टेट, ये मध्य प्रदेश, वहाँ से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भटके अलग अलग, कहीं कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में ये रुकते गए। इन्होंने बीच बीच में एटीएम भी यूज़ किया। शातिर इतने हैं कि पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दें, जो चूँकि मोबाइल हर वक्त बार बार तो खरीद नहीं सकते, आप सिम बदल सकते हो, तो इन्होंने IMEI इनका एक ही था, सिम इन्होंने कुछ बदले, लेकिन उस IMEI से पता चल जाता था कि यही नंबर है। तो जब ये मोबाइल ऑन करते तो पुलिस को इनका लोकेशन पता चलता, और वो लोकेशन के ज़रिए ही पता चला कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल में पहुँचे। और सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि इन लोगों ने एटीएम का यूज़ किया। लेकिन पुलिस भी हैरान थी इनकी सोच पर। इन्हें पता था कि कैसे पकड़े जाएंगे और कैसे बचेंगे। ये जहाँ जहाँ एटीएम का यूज़ करते, जिन शहरों में जिस एटीएम के ब्रांच में, वहाँ सुबह से अपना मोबाइल बंद कर देते ताकि लोकेशन ना पता चले, और जब एटीएम यूज़ कर लेते उसके बाद मोबाइल को ऑन करते। जहाँ मोबाइल ऑन रखते वहाँ कभी एटीएम यूज़ नहीं करते, जहाँ एटीएम यूज़ करते वहाँ कभी मोबाइल ऑन नहीं करते। और इसीलिए जब एटीएम के थ्रू इनके पैसे विड्रॉल की रिपोर्ट आती, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था कि जो इसके फादर का बैंक था उसके अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया। दो चीज़ें कई बार होती हैं क्राइम में, एक जैसे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो अब जाहिर सी बात है लोग उसको ब्लॉक करा देते हैं, तो ब्लॉक हो गया तो फिर कई बार आप कैसे पता चलेंगे कि कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, या आप, तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट है कि अगर फ्रीज़ करा देंगे और उसने एटीएम में जाकर देखा और उसने आ गया कि फ्रीज़ है, तो दोबारा वो एटीएम तक नहीं जाएगा, तो फिर उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल है। तो पुलिस बैंक गई, उसने देखा खाते में कितने पैसे हैं, बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो पुलिस ने कहा इनको बैंक को फ्रीज़ मत करो, एटीएम यूज़ करने दो जो डेबिट कार्ड है, क्योंकि उस डेबिट कार्ड से ये पता चलता रहेगा कि ये किस शहर में कहाँ का एटीएम यूज़ कर रहे हैं। एटीएम में एक कैमरा होता है। तो इत्तेफाक से जहाँ जहाँ इन्होंने एटीएम यूज़ किया उसकी डिटेल पुलिस के पास आ गई। लेकिन अब एटीएम अभी यूज़ कर रहे हैं, मान लो सपोज 12 बजे, और पुलिस को उसके बाद पता चल रहा, फिर पुलिस की टीम जा रही, तब तक 1-2-3 घंटे निकल गए, वो तो 1-2-3 हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस ने बैंक को, अकाउंट को फ्रीज नहीं किया। लेकिन अब 40 दिन हो गए, लगभग पैसे भी निकल गए, अब पुलिस को लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अब पुलिस ने जाकर उस बैंक को, अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि लगता है कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ अब सामने आई, जो इनका आखिरी लोकेशन मिला अभी लेटेस्ट, वो मिला है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास। अब जब पुलिस उस बॉर्डर के पास के लोकेशन और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि इससे पहले इनका एक लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर भी मिला था। तो इन दो लोकेशन से अब खतरा ये है कि ये दोनों देश के करीब आधा दर्जन स्टेट में छुपते छुपाते
अब सरहद पर पहुंच गए और इन्होंने 2 ऐसे देश चुने जहां की सरहद की सीमा को पार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वजह ये कि नेपाल में आपको न पासपोर्ट चाहिए न वीज़ा चाहिए, आप यूं ही जा सकते हैं। बांग्लादेश में पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूर चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की जो सरहद है वो कम से कम पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सरहद होते हुए भी सरहद नहीं है, तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट घूमते भी रहते हैं। तो एक नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। अब सोचिए, एक 18-19 साल की लड़की, एक 21-22 साल का लड़का, 40 दिन से पूरी एमपी पुलिस को उसने घुमा दिया। इन 40 दिनों में एमपी पुलिस ने कहीं स्टेट पुलिस की मदद ली, उन सब की पुलिस को घुमा दिया और उसके बाद अब ये दोनों सरहद पर जाकर खड़े हैं। अब क्या पता सरहद अब तक पार भी कर चुके हों। तो एक बार सरहद पार कर गए तो फिर क्या होगा। और दूसरा, 40 दिनों तक न इन्हें पैसे की तंगी हुई, न किसी और चीज़ की, न कहीं से इनका और कोई सुराग मिला। और जब सुराग मिला तब तक वो शहर से बहुत दूर निकल चुके थे। तो मतलब क्या प्लानिंग की इन दोनों ने। और ये प्लानिंग ही ये बताता है, जो पुलिस के सोर्सेज वो बताते हैं कि उसने हर कदम पे वही चाल चली है जिसका वो शौकीन था। यानी साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी देखकर उसने कैसे बचें और कैसे भागें, ये सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी और इसीलिए वो अब तक बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ एमपी पुलिस के लिए सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि 40 दिन हो गए, 2 बच्चे, जो बच्चे ही कहेंगे एक तरह से, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, ये फर्स्ट क्राइम है, और एटीएम और मोबाइल के ज़रिए उनके लोकेशन भी मिलते रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 40 दिन हो गए और पुलिस जो है इन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। और न सिर्फ पहुंच नहीं पा रही है, बल्कि अब तो दोनों बॉर्डर के भी पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं पुलिस की, कि या तो फुल फ्लेज, क्योंकि बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल और अपराधी जो होते हैं उन तक पुलिस पहुंच जाती है, और ये जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, फर्स्ट टाइमर है, और दोनों पुलिस को छका रहे हैं और पुलिस छक रही है। और अब तो ये अगर बॉर्डर पार कर गए तो फिर पता नहीं हाथ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब भी हाथ आएंगे तो मैं फिर उसकी बात या अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन वाकई ये जबलपुर पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग केस अब हो गया। जो केस अभी तक ये लग रहा था कि ये भागे हैं 2-3 दिन के अंदर, कहाँ तक भागेंगे। खुद जबलपुर पुलिस की टीम यही कहती थी, कहाँ तक भागेंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कोई और दोनों फैमिली में से कोई उनको सपोर्ट कर नहीं रहा है, ना वो किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो लड़के के बाप तक ने कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर कोई सपोर्ट है नहीं, पैसे का जो पैसे थे इनके पास लगभग ख़त्म, तो फिर कहाँ। तो पुलिस को था कि खुद ही भाग के आएंगे या पकड़े जाएंगे। लेकिन 40 दिन तो उन्होंने निकाल दिया, 15 मार्च और आज 25 मार्च। तो सोचिए, अब तक निकाल दिया और पुलिस के हाथ नहीं लगे। वाकई कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये लोग भी दिमाग लगाते हैं जो क्राइम करते हैं। खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कनिका गुप्ता, बल्कि कोनिका गुप्ता है, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कोनिका। और भेजा आलोक ने है। गजेंद्र गौरी शंकर चौकसे जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गजेंद्र जी। और ये गौरी और गौरी के बल्कि फादर हैं, भेजा अश्विनी कुमार जी ने। चंचल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चंचल। और ये अंशुल कटियार, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा आज कोमल यादव और दिव्यांशु सिंह, इन दोनों की पहली मैरिज एनिवर्सरी है। और भेजा है, मतलब इन दोनों की कहानी भी है, कोमल की और दिव्यांशु की। इन दोनों को मैं जानता भी हूँ, कोमल और दिव्यांशु को, बल्कि मैं मिला भी हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बट बीच में वही जात पात और सारी वो दीवारें आ गई। तो लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं, लेकिन लड़की की ज़िद की शादी इसी से करनी है और लड़की की ज़िद की शादी भी इसी से करनी है। कई राउंड की मीटिंग हुई। अब जो दिव्यांशु के फादर हैं प्रदीप कुमार, वो भी शरीफ आदमी, उन्होंने भी कहा कि बेटे की खुशी हो, लेकिन लड़की को जबरन नहीं लाना है घर। तो कई लोग बीच में आए, बातचीत की लड़की के परिवार के से, और कि मामला सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, बल्कि यह है कि शायद लड़की यानी कोमल के पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप, वो राज़ी भी हो जाते।
जाहिर सी बात है कोई भी अपनी बेटी को खुद से जुदा तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर बीच में बहुत सारे परिवार के लोग, आपके गांव के लोग आ जाते हैं जो बनते हुए रिश्ते को बिगाड़ने का काम करते हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं होता उस घर में, लेकिन क्या है कि ऐसी चीज़ों में दखल ज़रूर देते हैं। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ ये कास्ट, जात पात, मतलब हम लोग भूल जाते हैं यार, पहले इंसान है फिर बाकी चीज़ें हैं। और कमाल देखिए कि तमाम कोशिश कर ली लेकिन कोमल के घर वाले राज़ी हुए नहीं। फिर दोनों की शादी हुई, शादी भी बड़ी ग्रैंड हुई, पर बुलाया गया था कोई आए नहीं। और अब 1 साल हो गया, पहली एनिवर्सरी है। और यही है कि अब शायद कोमल के माँ बाप राज़ी हो जाएं, क्योंकि जो भी हुआ ये ना कोमल और दिव्यांशु ऐसे पहले लड़के हैं जिन्होंने लव मैरिज किया है, ना आखिरी होंगे। बट मेरा मानना है कि बाकी चीज़ें, लड़का अच्छा है कि नहीं है, उसके चाल चलन ठीक है कि नहीं, परिवार के लोग अच्छे हैं कि नहीं, लड़की को खुश रखेंगे कि नहीं, कमाता है कि नहीं, भूखा तो नहीं मारेगा, ये चीज़ें कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं बनिस्बत इसके कि वो कौन है, किस जात का है, क्या माने आजकल के ज़माने में रखती है ये चीज़ें। खुशी और शराफत और एक लड़की को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देना अगर किसी घर में है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। बाकी चीज़ें फिर बेकार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोमल के फादर और मदर, उनके माँ बाप ज़रूर मानेंगे। यही दुआ है मेरी। और कोमल और दिव्यांशु, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। और दिव्यांशु के जो फादर हैं प्रदीप, वाकई नहायत बेहतरीन इंसान, मतलब ऐसे इंसान के घर में कोई भी लड़की जाए तो अपने आप को उस पर गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो बहू की बजाय बेटी की तरह मान कर रखने वाले लोग हैं। खैर, तो दोनों को बधाई। इसके अलावा आज कल्पना और करण, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो हैप्पी बर्थडे कल्पना और करण आप दोनों के नाम के से शुरू होते हैं, वाह। और कमाल यह है कि उसके बाद ट्रिपल के भी आ रहा, भेजने वाली खुशी हैं और फिर लकी हैं। तो के जैसे एक फिल्म आई थी RRR, तो यहाँ 3 के और 1 L। ममता मेहर और प्रसन्नता मेहर, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है। तो ममता जी और प्रसन्नता जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मनीष चौरसिया, इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी कहानियों में कई बार पेड प्रमोशन होता है, तो क्या वो पैसे आपको मिलते हैं? मनीष भाई, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, तो जो मेरी सैलरी है बस मुझे वही मिलती है, उसके अलावा बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपने हालांकि लिखा था कि इसका जवाब मैं यस नो में भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा इसमें कोई फैमिली से छुपाने की बात तो है नहीं, तो ऐसी बातें खुल के की जा सकती हैं। साथ ही रोहित भट्ट, ये थैंक यू रोहित भाई। अब मेरी कहानी भी सुनना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा है। जिस दिन मैंने कहा है ना मूड होगा और पूरी तरह सच बोलूँगा, उस दिन सुना दूंगा अपने बारे में। साथ ही सुरेंद्र सिंह और विनीता, थैंक यू सो मच। और पहला मेल है सुरेंद्र का, मैंने पिछली बार इसका वो किया नहीं था। और विनीता जी, थैंक यू आप दोनों का। और आपने जो लिखा है मैंने उसे पढ़ा है, पक्का जो भी होगा मैं करता हूँ। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।